हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस के नियम का अनुप्रयोग। हम लोग इस वीडियो में गॉस के नियम के अनुप्रयोग का जो प्रथम उपयोग है, जो कि एनसीईआरटी में दिया है कि अगर एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का कोई चालक तार है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कितना होगा। तो ये टॉपिक जो है एनसीईआरटी में दिया है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अगर यह टॉपिक आपको अच्छे से समझना है, सारे कंसेप्ट को समझना है तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। अगर आप वीडियो को बीच बीच में स्किप करते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें समझने में समस्या हो सकती है, क्योंकि इसमें कई सारे कंसेप्ट जो है इस टॉपिक में लगे हुए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक अनंत लंबाई का चालक तार है, जो कि हमने यहाँ पर आप देखिए बीच में हमने खींच लिया है। अब ये डॉट डॉट लाइन का मतलब है कि इसको आप नीचे भी बढ़ाइए और ऊपर भी बढ़ाइए, क्योंकि इसका विस्तार क्या है, अनंत लंबाई का है और ये एक समान रूप से आवेशित है। अब एक समान रूप से आवेशित होने का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास चालक तार कोई ऐसा हो जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र जो वैद्युत आवेश है उसका परिमाण समान हो, यानी जितना आवेश यहाँ पर उतना आवेश यहाँ पर उतना आवेश यहाँ पर उतना आवेश यहाँ पर, यानी प्रत्येक बिंदु पर आवेश का जो परिमाण है वो समान है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक समान रूप से आवेशित। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये एक प्लस प्लस चार्ज इस पर फैला हुआ और एक समान रूप से ये आवेशित है। ठीक, अब इस चालक तार के कारण आपको किसी एक दूसरे बिंदु पर आपको बताना कि वैद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इस चालक से अभिलंबवत स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक कोई बिंदु है, स्मॉल आर दूरी पर एक कोई बिंदु मान लेते हैं पी, दूरी कितनी है तो यह है स्मॉल आर, और इस स्मॉल आर दूरी पर एक कोई बिंदु पी है और इसी बिंदु पी पर हमें बताना कि वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, वो भी गॉस के नियम के अनुप्रयोग की सहायता से, क्योंकि हमारा जो टॉपिक वो गॉस के नियम का अनुप्रयोग है। तो आपको इसको इस प्रकार से प्रूव करना है कि उसमें गॉस का नियम भी अप्लाई हो। ठीक, तो हमें इस पर क्या करना है, इस बिंदु पी पर हमें बताना कि वैद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। तो अब चूंकि इसमें गॉस का नियम लगाना है तो गॉस के नियम को लगाने के लिए आपको गॉसीय पृष्ठ की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर दो एक्स्ट्रा लाइनें खींची हैं। हम क्या करेंगे, ये जो आपका बिंदु पी हमने माना है, इसी बिंदु से होकर के, इसी बिंदु से होकर के इसी जो आपका अनंत लंबाई का चालक तार है इसके कारण उत्पन्न जो आपका एक हम लोग क्या करेंगे, गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अब चूंकि चालक तार जो वो लंबा होता है, बेलनाकार होता है, तो इसके कारण जो उत्पन्न गॉसीय पृष्ठ होगा वो भी क्या होगा, बेलन के आकार का होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु से जाते हुए एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, जिसका जो आकार होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे ऐसे। ठीक, तो यस इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना, कैपिटल एस। तो चूंकि यहाँ पर ये जो कैपिटल एस बेलन के आकार की संरचना है, ये क्या है, गॉसीय पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ है। अब गॉसीय पृष्ठ किसे कहते हैं, तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि गॉसीय पृष्ठ एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसमें गॉस के नियम का उपयोग किया जाता है। रियल में ऐसा कोई पृष्ठ होता नहीं, केवल हम इसकी कल्पना करते हैं। तो हमने क्या किया, इस बिंदु पी से होकर के जाते हुए एक गॉसीय पृष्ठ की हमने कल्पना की। अब गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की तो आप इसमें गॉस के नियम का उपयोग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें बताना इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं कि जो अगर आपके पास प्लस चार्ज है, कोई भी प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज से वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो सदैव बाहर की ओर होता है, और अगर कोई माइनस चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, उससे उस आवेश की ओर होता है। तो चूंकि इस पर एक समान रूप से प्लस चार्ज है तो इसके कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होगा वो हमेशा बाहर की ओर होगा, यानी यहाँ पर इस बिंदु पी पर उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो उसकी दिशा क्या होगी, इस तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु P के चारों तरफ एक और छोटा सा अल्पांश ज्ञात करेंगे, इसको हम लोग मानेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, हम लोग समाकलन करेंगे, फिर डिटेल से हमें पता चलेगा, क्योंकि इसमें गॉस का नियम लगाना है। तो चूंकि हमने गॉस का परिमेय पूरा माना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बिंदु P के चारों ओर एक छोटा सा एरिया जिसका क्षेत्रफल हम लोग मान लेते हैं कितना है, ds, एक ds एरिया की कल्पना करते हैं जिसका क्षेत्रफल कितना है, ds है। अब यहाँ पर इस छोटे से एरिया से गुजरने वाला पहले वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, फिर वहां से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, सारी चीजें जो आवश्यक है उसको लिखते हैं, उसको आप नोट करते रहिए। जब आप नोट करेंगे और लास्ट के वीडियो के अंत तक आपको सारी चीजें एकदम से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले आप इस फिगर को बनाइए और मैं उन सारी चीजों को लिखता हूँ जो कि नोट्स बनाने के लिए आवश्यक है। तो चलिए उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, माना एक अनंत लंबाई का चालक तार एक समान रूप से आवेशित
है। हमने क्या किया, मान लिया हमारे पास एक अनंत लंबाई का चालक तार जो कि एक समान रूप से आवेशित है। फिर आगे लिखेंगे जिससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, बात एक ही है, ठीक। तो अब आगे लिखेंगे अतः, अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बताना है और गॉस के नियम की सहायता से, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु P से होकर गुजरने वाले एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना, एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। फिर आगे लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे माना बिंदु P से होकर गुजरने वाले, ठीक, गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब लिखेंगे अतः, फिर आगे लिखेंगे माना बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्र ds है जिसका क्षेत्रफल सदिश वेक्टर E की दिशा के अनुदिश है, अर्थात थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब यहाँ पर एक चीज़ आया क्षेत्रफल सदिश। अब यह क्षेत्रफल सदिश क्या होता है इसको समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई चालक तार है, ठीक, और उसके चारों तरफ हमने एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ बना लिया है कुछ इस प्रकार से। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसके भीतर से एक चालक तार गुजर रहा है और ये जो आपको एक बॉक्स दिख रहा है, एक डिब्बा दिख रहा है, ये क्या है, बेलन के आकार का है। अब चूंकि हम मान ले हैं कि ये जो आपको गोल सा हिस्सा दिख रहा है, मान लीजिए ये आपका बिंदु P है, ठीक, और ये गोल सा हिस्सा उसका एक जो अल्पांश हमने एरिया हिस्सा माना ds है, इसके भीतर हम लोग क्या मानते हैं, एक बिंदु P मान लेते हैं, और उस ये जो गोल सा हिस्सा इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ds मान लेते हैं। अब चूंकि इसके भीतर चालक तार है, क्षेत्रफल सदिश होता क्या है, तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि किसी भी तल का क्षेत्रफल सदिश ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस तल के अवलंबों एक सीधी रेखा खींचते हैं। जैसे इसके अवलंबों एक सीधी रेखा से खींचते तो वो क्षेत्रफल सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर हमें ये जो आपका गोल सा एरिया इसका क्षेत्रफल से निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इस क्षेत्रफल के अभिलंबों एक ऐसे सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी। अब चूंकि ये बिंदु P जो है इसकी सतह पे यहाँ पर ऐसे ये गोल सा एरिया जैसे, तो ये उधर है, तो हम क्या करेंगे, उस क्षेत्रफल के सदिश के दिशा के अनुदिश उसी तरफ क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे जिसकी दिशा क्या होगी, उधर की ओर होगी। अब चूंकि दिशा उधर है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या है, उधर है, तो अगर दिशा और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही तरफ हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो ds है और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही तरफ है, तो उस स्थिति में थीटा का मान जो होगा वो 0 होगा। अब चूंकि हमें यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना होता है, और वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो होता है E इंटू ds cos थीटा। तो cos थीटा है क्या, E और ds के बीच का कोण। तो यहाँ पर ds और E के बीच का कोण कितना आया, थीटा आया। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे के अनुदिश अर्थात थीटा का मान 0। फिर आगे लिखेंगे अतः ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू E इंटू ds cos थीटा। अब यहाँ पर cos थीटा का मान हमें मालूम है कितना, 0 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा आपका d फाई E इज इक्वल टू E इंटू ds cos 0 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि cos 0 का मान जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ से d फाई इज इक्वल टू आ जाएगा E इंटू ds। इसको हम लोग बना लेंगे समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से आपको d फाई का मान मिल गया कितना, E इंटू ds के बराबर। अब चूंकि ये जो आपका d फाई आया है, ये क्या है, ये इस छोटे से एरिया का क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। हमें इस संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो आपका संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ है इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस छोटे से एरिया से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मिला उसका समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे अतः संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स
कुल वैद्युत फ्लक्स, यहाँ से हो जाएगा समाकलन डी फाई ई इज इक्वल टू समाकलन ई इंटू डी एस। ई आपका वैद्युत क्षेत्र है, इसका समाकलन नहीं होगा, ये बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट मान है, तो यहाँ से हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू समाकलन डी एस। हम लोग जानते हैं कि जो आपका समाकलन डी एक्स होता है ये होता है एक्स के बराबर, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डी फाई ई का हो जाएगा फाई ई, यहाँ से मिल जाएगा आपका फाई ई बराबर ई का मान वही रहेगा तो ई की जगह पे ई रहेगा और डी एस की जगह पे आपका क्या हो जाएगा यस। अब ये यस है क्या, तो ये यस है इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब आगे लिखेंगे चूंकि यस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तथा इसका मान, बेलन का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच। ये क्या होता है, तो बेलन की हाइट होती है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो बेलन है इसकी जो हाइट है वो क्या है, यल है, इसकी लंबाई क्या है, यल है, क्योंकि हम चालक तार ले रहे हैं और इसको अनंत लंबाई ले रहे हैं, तो चूंकि लंबाई ले रहे हैं तो हमने इसका एक छोटा सा एरिया यल ले लिया, तो यहाँ पर यच की जगह पे क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, तो 2 पाई आर यल ये मान यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर यल। तो इसको हम लोग बनाएंगे समीकरण नंबर 2। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग जानते हैं, अब आप पढ़े हैं चूंकि गॉस की परमीय से हम लोग जानते हैं कि फाई ई का जो मान होता है वो बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पर फाई का मान क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू क्या है, तो आवेश। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस अनंत लंबाई के चालक तार पर आवेश कितना है, तो यहाँ पर अगर आवेश का मान निकालेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा क्यू। अब देखो क्यू का मान है कितना, तो एक चीज आपको और ध्यान देना, रेखीय आवेश घनत्व एक होता है। अब ये रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो रेखीय आवेश घनत्व जो होता है उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। होता क्या है, ये होता है क्यू अपान यल के बराबर, यानी किसी भी चालक तार की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित जो आवेश का परिमाण होता है, जैसे ये अनंत लंबाई का चालक तार है तो इसके 1 सेंटीमीटर में उपस्थित जितना भी आवेश का परिमाण है वही क्या होता है, इसका रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। यानी आप परिभाषा लिखिए, रेखीय आवेश घनत्व का कभी कभार पूछता है कि किसी भी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और लैम्डा और क्यू बटा यल होता है। इसका मात्रक अगर निकालिए तो आपका बेसिक सूत्र हो गया, मात्रक निकालेंगे तो कूलाम प्रति मीटर होता है। तो यहां से अगर हम लोग क्यू का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा इंटू यल के बराबर। ये मान लाकर यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि चूंकि क्यू का जो मान है वो लैम्डा इंटू एल के बराबर ये मान रखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा फाई ई इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग बनाएंगे समीकरण 3। समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से 2 और 3 की तुलना करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा फाई ई बराबर, ये देखो एक पक्ष दोनों बराबर तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा क्यू अपान, क्यू नहीं माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या है डेल्टा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। हमें ई का मान चाहिए, हमें चाहिए क्या, विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो चूंकि ई है तो यहाँ से ई इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल, यल से यल आपका कैंसिल हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ई इज इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन इंटू स्मॉल आर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपान स्मॉल आर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 2 लैम्डा अपान स्मॉल आर। 2 से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा, ऊपर करेंगे तो 2 लैम्डा, इसमें 2 से कर देंगे तो 4 पाई। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें 4 पाई का मान मालूम होता, 4 पाई एप्सिलॉन का मान। तो यहाँ से ये आपको क्या मिल गया, ये मिल गया आपको विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, किसके कारण, तो अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित चालक तार के कारण। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक चीज आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर ध्यान देना, रेखीय आवेश घनत्व परिभाषा क्या होता है, तो किसी भी चालक तार की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा उस तार का रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। मैंने जितनी भी चीज़ें नोट्स बनाने के लिए आवश्यक होती है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए
और यदि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।